आपके समक्ष आज के समाचार पत्रों के महत्वपूर्ण तथ्यों एवं संकल्पनाओं का संकलन लेकर आ रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी इससे प्रारंभिक मुख्य परीक्षा एवं इंटरव्यू सभी में लाभान्वित होंगे। फर्स्ट है, दक्षिण चीन सागर को लेकर मुखर हो रही भारत की नीति। पूर्वी लद्दाख के स्थित LAC पर तनाव घटाने में चीन के अड़ियल रवैयों को देखकर रुख में बदलाव। भारतीय नौसेना के 3 पोत दक्षिण चीन सागर में तैनाती के क्रम में पहुंचे सिंगापुर। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसका पूर्ण नाम होता है। दक्षिण चीन सागर को लेकर भारत की नीति भी ज़्यादा मुखर होने लगी है। भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान के 3 पोत दक्षिण चीन सागर में तैनाती के लिए रवाना हो चुके हैं। INS दिल्ली, INS शक्ति और INS किलन इस क्रम सिंगापुर पहुंचे हैं। इसके ठीक 3 दिन पहले भारत के प्रमुख उद्योग समूह अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने दक्षिण चीन सागर के पास फिलीपींस के शहर बातान में एक पोर्ट बनाने और एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव किया है, जिसे फिलीपींस सरकार की तरफ से ही जल्द मंजूरी दिए जाने के आसार हैं। जानकारों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख के पास स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के कुछ हिस्सों को लेकर अप्रैल 2020 से जारी विवाद को सुलझाने में चीन के अड़ियल रवैयों को देखते हुए भारत का रुख भी बदल रहा है। भारतीय नौसेना की तरफ से बताया गया है कि 6 मई 2024 को भारतीय पोतों को सिंगापुर में जबरदस्त स्वागत किया गया है। यह यात्रा भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान के दक्षिण चीन सागर में परिचालन तैनाती के तहत की गई है। भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच पहले से अच्छे संबंध हैं, जो इन पोतों की यात्रा से और अधिक मजबूत होंगे। दोनों देशों के नौसेनाओं के बीच हाल के वर्षों में संपर्क काफ़ी बढ़ गया है। अब पहले से के मुकाबले ज़्यादा संवाद हो रहा है और नौसेना के जहाज़ों का एक दूसरे के बंदरगाहों पर आवागमन भी बढ़ गया है। जानकार भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच संपर्क और संवाद बढ़ाने के पीछे दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामक गतिविधियों को भी बताते हैं। भारत ने वर्ष 2021 के बाद से दक्षिण चीन सागर के करीबी देशों के साथ नौसैनिक संबंधों को लेकर ज़्यादा सक्रियता दिखाना शुरू किया है। इसको गलवान में चीनी सैनिकों की घुसपैठ हुआ। भारत व चीनी के सैनिकों के बीच जून 2020 में हुई हिंसक झड़पों से भी जोड़कर भी देखा जाता है। मार्च 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर की फिलीपींस, दक्षिण कोरिया और जापान यात्रा को भी दक्षिण चीन सागर को लेकर भारत के नए रुख के तौर पर देखा जा रहा है। इसका इस्तेमाल आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत चीन संबंध में किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत के दौरे पर कल आ रहे मालदीव के विदेश मंत्री। इसका इस्तेमाल भारत और मालदीव संबंध में किया जा सकता है। भारत के मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर 9 मई को भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। पहली बार भारत के दौरे पर आ रहे मूसा की विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। माले में मोहम्मद मुइज़ू की अगुवाई में नई सरकार बनने के बाद भारत और मालदीव के रिश्ते बहुत ही असहज है। ऐसे में विदेश मंत्री जमीर की इस यात्रा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि मुइज़ू की सरकार ने वहाँ स्थापित एक शोध और मदद केंद्र से भारतीय सैनिकों की वापसी का मुद्दा काफ़ी जोर शोर से उठाया था। भारत ने मुइज़ू सरकार की मांग को स्वीकार कर लिया और वहां से सभी सैन्यकर्मियों को हटाने का फैसला कर लिया है। मुइज़ू को काफ़ी पहले से चीन का समर्थक माना जाता है। उनकी सरकार के आने के बाद मालदीव में चीन की गतिविधियां बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि मालदीव को लेकर भारत की नेबरहुड फर्स्ट की नीति अभी भी कायम है। भारत सरकार मालदीव की जनता के हितों को देखते हुए दीर्घकालिक रिश्तों के हिसाब से काम करेगी। यही वजह है कि मुइज़ू सरकार के आने के बावजूद अंतरिम बजट में मालदीव की मदद के लिए आवंटित राशि दोगुनी से भी ज़्यादा बढ़ाकर 771 करोड़ रुपये कर दी गई है। वैसे रिश्ते खराब होने का परोक्ष तौर पर खामियाजा मालदीव को भुगतना पड़ रहा है। मालदीव की अर्थव्यवस्था में वहां जाने वाले भारतीय पर्यटकों की अहम भूमिका होती है। ताजे आंकड़े बता रहे हैं कि भारतीय पर्यटकों ने मालदीव जाना कम कर दिया है। इस कारण वहां का होटल उद्योग पर काफ़ी भारी दबाव है। इस स्थिति को देखते हुए हाल ही में मालदीव के पर्यटन मंत्री इब्राहिम फैसल ने भारतीय पर्यटकों को अपने देश में आने का आमंत्रण दिया है। नेक्स्ट, भारत मालदीव संबंध में इसका महत्वपूर्ण उपयोग होगा। भोजन की बर्बादी चिंताजनक। भोजन की बर्बादी सिर्फ सामाजिक या मानवीय चिंता का विषय नहीं है, पर्यावरणीय दृष्टि से भी यह चिंताजनक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की खाद्य अवशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के मुताबिक 2022 में दुनिया भर में कुल 1.05 टन खाना बर्बाद हुआ, जिसमें से 60% खाना घरों से, 2.8% होटलों और 13% खाना खुदरा क्षेत्र से बर्बाद हुआ। आंकड़ों के अनुसार 2022 में वैश्विक खाद्य उत्पादन का तकरीबन 17% हिस्सा उपभोग के बजाय बर्बादी की भेंट चढ़ गया है।
हैरत की बात है कि वैश्विक स्तर पर एक व्यक्ति एक साल में 135 किलोग्राम भोजन बर्बाद कर देता है। भोजन की बर्बादी के मामले में भारत की स्थिति अन्य दक्षिण एशियाई देशों के मुकाबले थोड़ी ठीक है, लेकिन अपने यहाँ एक व्यक्ति साल भर में तकरीबन 55 किलोग्राम भोजन व्यर्थ कर देता है, जबकि पड़ोसी देश मालदीव में एक व्यक्ति साल भर में औसतन 207 किलोग्राम, अफगानिस्तान में 127 किलोग्राम, पाकिस्तान में 130 किलोग्राम, नेपाल में 93 किलोग्राम, बांग्लादेश में 82 किलोग्राम, श्रीलंका में 76 किलोग्राम और भूटान में 19 किलोग्राम भोजन बर्बाद करता है। भोजन की बर्बादी सिर्फ सामाजिक या मानवीय चिंता का विषय नहीं है, पर्यावरणीय दृष्टि से भी यह चिंताजनक है। भोजन की बर्बादी सिर्फ उसे उत्पादित करने में शामिल ऊर्जा, ईंधन और पानी की बर्बादी के साथ साथ उसके संग्रहण, पैकेजिंग और परिवहन में सम्मिलित ऊर्जा और श्रम की भी बर्बादी मानी जाती है। लैंडफिल में भोजन की हानि और अपशिष्ट के निपटान से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है, जो जलवायु परिवर्तन के लिए खतरा उत्पन्न करता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। एक बार वातावरण में मीथेन गैस आता है तो वह 12 वर्षों तक वहाँ रहता है और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है। अगर हम खाना बर्बाद करना बंद कर दें तो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 8 से 10% की कमी आ सकती है, जो व्यर्थ किए गए भोजन से संबंधित होता है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह की माने तो यदि खाद्य अपशिष्ट एक देश होता तो इसका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा होता है। भोजन की बर्बादी आधुनिक होते समाज के लिए अभिशाप है। यह हमारी संवेदनहीनता और उपलब्ध खाद्य संसाधन के कुप्रबंधन को भी दर्शाता है। अगर भोजन की बर्बादी इसी तरह होती रहे तो 2030 तक दुनिया भर में भुखमरी उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा लक्ष्य जीरो हंगर का लक्ष्य हासिल करना और भी मुश्किल हो जाएगा। अतः भोजन की बर्बादी की प्रवृत्ति बदलनी होगी। नेक्स्ट, बेहद लंबी है कारगर टीका निर्माण की यात्रा। इसका इस्तेमाल विज्ञान प्रौद्योगिकी वाले पक्ष में किया जा सकता है। एक दौर था जब दुनिया टीकों के बारे में नहीं जानती थी। चेचक, प्लेग, फ्लू और पोलियो जैसी बीमारियों ने इस कारण पूरी दुनिया पर कहर बरपा रखा था। लेकिन जब एक फ्रांसीसी जैव विज्ञानी लुई पास्चर ने हैजा रोग के टीके का विकास किया तो दुनिया को बीमारियों की रोकथाम का एक नया रास्ता मिल गया। पास्चर ने मुर्गियों को होने वाली हैजा के अलावा एंथ्रेक्स और रेबीज आदि के टीके भी विकसित किए थे। पास्चर के दिखाए रास्ते पर विश्व में टीकाकरण अभियानों की शुरुआत हुई। लुई पास्चर के बाद एक उल्लेखनीय काम एडवर्ड जेनर ने 1796 में किया था, जिन्होंने चेचक के टीके का विकास किया था। एडवर्ड जेनर ने ही असल में वैक्सीन या टीका शब्द दुनिया में प्रचलित किया। जहाँ तक पोलियो की वैक्सीन का सवाल है तो यह काफ़ी बाद में 20वीं सदी के 7वें दशक में सामने आई। अमेरिका की पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट जोनास साल्क ने 1952 में पहले प्रभावी पोलियो टीके के विकास का दावा किया था। किसी संक्रमण का टीका बनाने की शुरुआत उस वायरस के जेनेटिक कोड का पता लगाने से होती है। जेनेटिक कोड बताता है कि इस बीमारी का उद्भव क्या है, किन हालात में यह संक्रमण बढ़ सकता है और जीवित रह सकता है, और इसका खात्मा कैसे मुमकिन है। जहाँ तक कोविड रोधी वैक्सीनों की विकास यात्रा का सवाल है तो 10 जनवरी 2020 को चीन ने कोरोना वायरस का जेनेटिक कोड दुनिया के समक्ष साझा कर दिया था, जिसके बाद से ही कोरोना के वैक्सीन के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। जेनेटिक कोड साझा करने का अभिप्राय यह है कि इसके तहत वायरस का जेनेटिक सीक्वेंस बताया गया था। इससे वायरस में आने वाले बदलाव और उस व्यवहार एवं पैटर्न का अंदाजा लगाता है जो इसे एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति और एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलने की ताकत देता है। इससे यह जानकारी भी मिलती है कि यह वायरस तेजी से फैलेगा या धीमी गति से। कोई वैक्सीन बनाने के लिए जरूरी है कि उस वायरस के व्यवहार और बदलाव के सारे पैटर्न सावधानी से पढ़े जाए, ताकि उससे मुकाबले के लिए बनने वाली वैक्सीन में कोई कमी न रह जाए। इसके बावजूद किसी महामारी के रोकथाम और बचाव के लिए उनका टीका या वैक्सीन बनाना आसान नहीं है। इस काम में दशकों का वक्त, भारी पूंजी और मेहनत लगती है। नेक्स्ट, कैसे बुझेगी जंगल की आग। उत्तराखंड में हाल के दिनों में जंगलों में आग लगी है, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य उत्तराखंड का सामना आपदाओं से अक्सर होता ही रहता है। ऐसा ही कुछ प्रति वर्ष गर्मियों की शुरुआत के साथ होता है, जब एक आपदा मुंह आए आग खड़ी होती है। यह है जंगलों की आग, जिसमें कीमती वन संपदा तो स्वाहा होती ही है, वन्य जंतु भी बड़ी संख्या में इसके चपेट में आते हैं। इन दिनों राज्य के अलग अलग हिस्सों में जंगलों में आग की घटनाओं ने विकराल रूप ले लिया है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जहाँ जिसकी 71.05% भूभाग वन क्षेत्र है। देश
के पर्यावरण के संरक्षण की इस दृष्टिकोण से उत्तराखंड की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य से प्रति वर्ष मिलने वाले 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की पर्यावरणीय सेवाओं में अकेले वनों का योगदान 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक आंका गया है। ऐसे में प्रति वर्ष जंगलों में आग लगने वाली आग से पैदा आपदा की स्थिति में सभी को चिंतित करती है। अमूमन माना जाता है कि 15 फरवरी से मानसून आने तक तापमान बढ़ने से जंगल धधकते हैं। इस अवधि को ही फायर सीजन कहा जाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से देखने में आ रहा है कि जंगल कभी भी सुलग जा रहे हैं। वर्ष 2020 में फायर सीजन शुरू होने से 4 महीने पहले अक्टूबर में ही जंगलों में आग का सिलसिला शुरू हो गया था, जो मानसून आने तक चलता रहा है। इसलिए सरकार ने फायर सीजन की अवधि को कुछ महीनों के बजाय वर्ष भर कर दिया है। अगर वर्ष 2010 से अब तक की अवधि में जंगलों की आग की घटनाओं को देखो तो इस दौरान आग की 16,000 से अधिक घटनाएं हुई है। इस वर्ष ही नवंबर से अब तक राज्य में जंगलों में 930 स्थानों पर आग की घटनाएं सामने आ चुकी है, जिससे 1197 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। औसतन प्रति वर्ष लगभग 2000 हेक्टेयर वन क्षेत्र आग से प्रभावित होता है। वन विभाग यद्यपि जंगलों को आग से बचाने के लिए व्यापक तैयारी करता है, लेकिन कई ऐसे कारण हैं जो प्रति वर्ष इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति के लिए जिम्मेदार कहे जा सकते हैं। इनमें से एक है चीड़ के जंगल, जो राज्य के लगभग 16% हिस्से में फैले हैं। चीड़ के वनों से प्रति वर्ष लगभग 23.66 लाख मीट्रिक टन चीड़ की पत्तियां, जिसे पिरूल कहा जाता है, एकत्र होती है। ये अत्यंत ज्वलनशील होती है। जंगलों में आग फैलने से रोकने में फायर लाइन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। फायर लाइन दरअसल जंगल के बीच चौड़े रास्ते होते हैं, जिनका हर वक्त साफ रहना जरूरी होता है। जंगल की आग एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक न फैले, इसके लिए फायर लाइन को वहां उगी झाड़ियों और जमा पत्तियों के ढेर को नियंत्रित ढंग से जलाकर साफ रखा जाता है। राज्य के जंगलों में फायर लाइन की कुल लंबाई 13,917 किलोमीटर से अधिक है, लेकिन विषम भौगोलिक परिस्थितियों, मौसम आदि के कारण उन्हें पूरी तरह से साफ रखने में दिक्कत आती है, जो बाद में आग के फैलाव का कारण भी बनती है। आग पर नियंत्रण के लिए अब सरकार क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम वर्षा के विकल्प पर विचार कर रही है। साथ ही सेना की मदद से हेलीकॉप्टर के जरिए आग से प्रभावित वन क्षेत्र में पानी बरसाया जा रहा है, ताकि आग पर नियंत्रण पाया जा सके। जंगलों में आग की घटनाओं के पीछे कई बार शरारती तत्वों का हाथ होता है, लिहाजा सरकार इस दिशा में भी सख्त कदम उठाने जा रही है। इस कड़ी में सरकार ने तय किया है कि जो व्यक्ति जंगलों में आग लगाते पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। आग से रोकथाम के लिए जिलाधिकारियों को बजट सौंपा गया है। साथ ही युवा मंगल दल, महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह, स्वयं सेवी, पीएसी जवानों, होमगार्ड एवं पीआरडी जवानों को भी इस कार्य में लगाने की तैयारी है। आपदा प्रबंधन विभाग पानी के छोटे टैंकर और आग बुझाने के उपकरण खरीद रहा है। कार्य में जोखिम को देखते हुए 4000 वन वाचर का बीमा कराया जा रहा है। वन विभाग ने भी हर जिले में नोडल अधिकारी तैनात कर दिया है। इसकी प्रतिदिन रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। इसके साथ ही पौड़ी और अल्मोड़ा जिलों में एनडीआरएफ की तैनाती भी की जा रही है। सरकार ने जन जागरूकता के दृष्टिगत अब निर्णय लिया है कि जिन गाँव के आसपास के जंगलों में आग की घटनाएं नहीं होगी, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इस क्रम में वन विभाग ने अब घोषणा की है कि जंगलों को आग से बचाने में जो वनाग्नि प्रबंधन समितियां बेहतर कार्य करेगी, उन्हें राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। फिलहाल तमाम प्रयासों के बाद भी जंगलों की आग पूरी तरह से नियंत्रित होती नहीं दिख रही है। इस स्थिति में सबकी नजर आसमान की ओर टिकी है कि कब इंद्र देवता मेहरबान हो और वर्षा होने वाले जलते जंगलों को राहत मिले। इस लेख में कहा गया है कि जंगलों का क्या महत्व है और जंगलों के महत्व को, जंगलों में जो आग लग रहा है उसके क्या कारण है और उसे निपटने के लिए क्या क्या प्रयास किया जा सकता है, इसके बारे में इस लेख में कहा गया है। नेक्स्ट है साइबर वित्तीय धोखाधड़ी में प्रयुक्त 1.58 लाख मोबाइल फोन किए बंद। दूसरे के नाम पर चलाए जाने वाले 30 लाख से अधिक फोन नंबर भी ब्लॉक। चोरी हुए 1.25 लाख फोन संचार साथी पोर्टल की मदद से खोजकर लौटाए गए। साइबर सुरक्षा के लिए गूगल करेगा एआई का इस्तेमाल, क्या है? दूसरी तरफ गूगल ने अपने ब्लॉग में कहा है कि साइबर व मालवेयर हमले से बचने के लिए गूगल अपने जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल और मैंडिएंट साइबर सिक्योरिटी यूनिट का इस्तेमाल करेगा।
गूगल का दावा है कि जेमिनी 1.5 प्रो मॉडल वायरस के कोड को पहचानने में सिर्फ 34 सेकंड का समय लेता है। गूगल जेमिनी 1.5 प्रो की रिपोर्ट को और अधिक से अधिक भाषाओं में रिलीज करने की कोशिश करेगा ताकि इसे पढ़ने में आसानी हो। जेमिनी की रिपोर्ट के विश्लेषण से साइबर हमले रोकने में काफ़ी मदद मिल सकती है। नेक्स्ट, विदेशी कामगारों के संबंध में हाई कोर्ट के फैसले को ईपीएफओ कर रहा अध्ययन। क्या है? तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कहा है कि फिलहाल वह विदेशी कामगारों के संबंध में दिए गए कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रहा है। हाई कोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन योजना के दायरे में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों को शामिल करने के प्रावधानों को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह असंवैधानिक और मनमाना है। कोर्ट का फैसला कानून में संशोधन के 15 साल बाद आया है। इस फैसले से हजारों विदेशी कामगार प्रभावित होंगे जिन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजना में योगदान दिया है या अभी उनका हिस्सा है। दरअसल शिक्षा, लॉजिस्टिक, रियल एस्टेट और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों से जुड़े कई लोगों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनका तर्क था कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है जो सभी को समानता का अधिकार देता है। याचिकाकर्ताओं की शिकायत की थी कि ईपीएफओ का फैसला भारतीय और विदेशी कामगारों के बीच भेदभाव करता है। विदेशी वर्कर्स की सैलरी चाहे कितनी भी हो, ये पीएएफ स्कीम के दायरे में आता है, जबकि 15,000 रुपये से अधिक की सैलरी पाने वाले घरेलू कामगार इससे बाहर है। उनका तर्क था कि विदेशी कामगार भारत में सीमित अवधि के लिए काम करते हैं और उनकी पूरी ग्लोबल सैलरी पर कंट्रीब्यूशन का भुगतान करने से अपूरणीय क्षति होगी। 21 देशों के साथ है भारत का सामाजिक सुरक्षा समझौता। भारत का वर्तमान में 21 देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौता है। ये समझौते पारस्परिक आधार पर इन देशों के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित करते हैं। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया कि जब इन देशों के नागरिक एक दूसरे के क्षेत्रों में रोजगार लेते हैं तो उनका सामाजिक सुरक्षा कवरेज निर्बाध रहता है। सामाजिक सुरक्षा समझौते भारत द्वारा अपने समकक्षों के साथ स्थापित संप्रभु समझौते हैं। इन समझौतों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के दौरान कर्मचारियों को निर्बाध सामाजिक सुरक्षा कवरेज की गारंटी देना है। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का मानना है कि समझौते को अनिवार्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और घरेलू ईपीएफ सदस्यों पर लागू वेतन सीमा का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ये प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित टॉपिक है। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग से हटाई जा रही है बर्फ। हेमकुंड साहिब उत्तराखंड में स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है जहां पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। यह स्थान सिख धर्म के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हेमकुंड साहिब किस राज्य में अवस्थित है, तो उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट, ग्रामीण खपत ने शहरी इलाकों को पछाड़ा। हाल के समय में देख रहे हैं कि भारत आर्थिक तौर पर काफ़ी मजबूत हो रहा है और आर्थिक तौर पर मजबूत होने के नाते शहरी इलाकों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र भी काफ़ी डेवलप हो रहा है और वहाँ के लोगों का जीवन स्तर बढ़ रहा है। उसी के संदर्भ में इसमें लिखा गया है, इस लेख में लिखा गया क्या है। भारत एफएमसीजी उद्योग ने मात्रा के मामले में 2024 की पहली तिमाही में राष्ट्रीय स्तर पर 6.5% की वृद्धि दर्ज की है। 2023 की पहली तिमाही में यह वृद्धि 3.1% थी। खास बात यह है कि पिछले 15 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब ग्रामीण खपत शहरी इलाकों से ज़्यादा रही है। उपभोक्ताओं के व्यवहार पर नजर रखने वाली कंपनी निल्सन एनआईक्यू ने बस 2024 की पहली तिमाही के लिए जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि खाद्य और गैर खाद्य दोनों क्षेत्रों ने साल की पहली तिमाही की खपत में वृद्धि में योगदान दिया है, लेकिन भोजन की तुलना में गैर खाद्य सेक्टर में लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है। एनआईक्यू के कस्टमर सक्सेस इंडिया के प्रमुख रूजवेल्ट डिसूजा ने कहा कि पहली तिमाही में एफएमसीजी उद्योग की वृद्धि उपभोग रुझानों से प्रेरित रही है। घरेलू और व्यक्तिगत देखभाल से जुड़ी श्रेणियों ने खाद्य श्रेणियों से बेहतर प्रदर्शन किया है। व्यक्तिगत देखभाल वाली श्रेणी में वृद्धि काफ़ी हद तक बड़े पैक वाले उत्पादों की लोकप्रियता से प्रभावित रही। तिमाही रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरी और आधुनिक व्यापार से जुड़े क्षेत्रों की खपत में मंदी आई है, जबकि ग्रामीण और पारंपरिक व्यवहार में तेजी रही। डिसूजा ने कहा कि शहरी उपभोक्ता मांग में क्रमिक गिरावट देखी जा रही है और यह
साल की पहली तिमाही में घटकर 5.7% रह गई है। NIQ ने बताया कि FMCG सेक्टर में बड़ी कंपनियों ने छोटों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि पिछली 2 तिमाहियों में छोटी कंपनियों ने गैर खाद्य श्रेणी में बेहतर प्रदर्शन किया है। इसका एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि छोटी कंपनियों को खाद्य क्षेत्र में कीमत स्थिर रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जबकि गैर खाद्य श्रेणी में मूल्य बढ़ने के बावजूद बिक्री में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, पुतिन 5वीं बार रूसी राष्ट्रपति बने। ये प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार राष्ट्रपति बने। ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। रॉकेट में तकनीकी खराबी से टली स्टार लाइनर की अंतरिक्ष यात्रा। क्या है? तो लंबे समय से प्रतीक्षित बोइंग के स्टार लाइनर की अंतरिक्ष यात्रा रॉकेट के बल्ब में तकनीकी खराबी आने से टालनी पड़ गई। इस अंतरिक्ष यान को मंगलवार सुबह अमेरिका के केप कैनबेरल स्पेस सेंटर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होना था, लेकिन लॉन्चिंग से 2 घंटे पहले इसकी उल्टी गिनती रोक दी गई। अब इसे 10 मई को लॉन्च किए जाने की संभावना है। यह अंतरिक्ष यान भारतीय समय के अनुसार मंगलवार सुबह 8:04 पर रवाना होना था, लेकिन इस अंतरिक्ष यात्रा के लिए भारतवंश सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को चुना गया है। सुनीता ने कहा था कि वह इस यात्रा के लिए लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी। यूनाइटेड लॉन्च एलायंस के CEO टोरी ब्रूनो ने प्रेस वार्ता में बताया कि कंपनी के एटलस रॉकेट में ऑक्सीजन रिलीफ वाल्व खुलने और बंद होने लगा था। इससे तेज आवाज आनी शुरू हो गई। संभवतः वाल्व का 2 लाख लाइफ टाइम चक्र समाप्त हो गया। इसका मतलब इसे बदलना पड़ेगा। इससे अभियान अगले हफ्ते शुरू हो पाएगा, लेकिन अगर इंजीनियर पाते कि वाल्व की समय सीमा अभी समाप्त नहीं हुई है तो इसे शुक्रवार को फिर शुरू करने की कोशिश की जाएगी। बोइंग के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान की यह नवीनतम देरी है। ब्रूनो ने कहा कि बीते वर्षों में एटलस रॉकेट में इस तरह की बल्ब समस्या का सामना उपग्रहों की लॉन्चिंग में भी करना पड़ा था। इसका बहुत जल्द समाधान कर लिया गया है, लेकिन मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान के कड़े नियमों के चलते इसमें देरी हो रही है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतवंश सुनीता विलियम्स पहली बार अंतरिक्ष में कब गई थी? तो पहली बार अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स 2006 में गई थी। नेक्स्ट, अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट है, बिना ऑक्सीजन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली जोड़ी रेनहोल्ड पीटर थी। 1978 में आज ही के दिन इटली के रेनहोल्ड मेसनर और ऑस्ट्रिया के पीटर हैवलर पूरक ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली जोड़ी बनी थी। इससे पहले तक पूरक ऑक्सीजन के बिना दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर विजय प्राप्त करना लगभग असंभव माना जाता था। उन्होंने इस धारणा को तोड़ा। नेक्स्ट, WHO, यहाँ WHO नहीं, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया को चेचक की बीमारी से मुक्त घोषित किया। क्या है? 1980 में आज ही के दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया को चेचक बीमारी से मुक्त घोषित किया था। चेचक के वैश्विक उन्मूलन को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य में सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। चेचक से अंतिम मृत्यु 11 सितंबर 1978 ईस्वी को जेनेट पार्कर की हुई थी। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन BPSC के लिए इंपॉर्टेंट है। 14 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े रमेश चंद्र झा। स्वतंत्रता सेनानी एवं कवि रमेश चंद्र झा का जन्म 1928 ईस्वी में आज ही मोतिहारी, बिहार, पूर्वी चंपारण जिला में हुआ था। महज 14 वर्ष की उम्र में उन पर कई ब्रिटिश चौकियों से हथियार लूटने का आरोप लगाया गया था। अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की वजह से स्कूल से निकाल दिए गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और जेल गए। जेल में रहते उन्हें साहित्य के प्रति रुचि जगी। इनके कुछ प्रमुख पुस्तक है भारत देश हमारा, जय भारत, जय गांधी, जय बोलो हिंदुस्तान की, चलो दिल्ली, उनकी चर्चित काव्य रचनाएं है। ये BPSC के लिए इंपॉर्टेंट है। अब नया आपको लेख है, भूखे कुपोषित बच्चों का भविष्य। अकेले भारत में 67 लाख
बच्चे भूखे पेट सो जाते हैं। यह संख्या सूडान, माली जैसे देशों से भी ज्यादा है। सर्वेक्षक इसे शून्य खाद्य की स्थिति करार देते हैं, जो गंभीर खाद्य असुरक्षा की गहन चिंता उत्पन्न करता है। क्या है देखते हैं। आज जब पूरी दुनिया में तकनीकी समृद्धि और आधुनिकता कुलाचे भर रही है, विभाजित आर्थिकी वाले मानव समाज में भूख और कुपोषण समस्या बना हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिलबर्ट हुंगबो ने इस सच्चाई से पर्दा उठाया कि भूख मिटाने के लिए दुनिया भर में करोड़ों बच्चों को स्कूल के बजाय मजदूरी के लिए भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें गलत कामों के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। बर्दाश्त से बाहर महंगाई के बीच कोविड महामारी के बाद से मासूमों के साथ यह सितम और तेज हुआ है। ऐसा नहीं है कि वह दुनिया के सिर्फ गरीब मुल्कों में हो रहा है, अनुपातिक रूप से ऊंची आर्थिकी वाले देशों में भी यह अधोगति जारी है। ज्यादातर बच्चों किशोरों को खेतीबाड़ी, खनन, निर्माण आदि क्षेत्रों में झोंका जा रहा है। इस राशि की वजह गरीबी और भूख है। दुनिया के लगभग 16 करोड़ बच्चे ऐसे हालात से दो चार हो रहे हैं। बीते 2 दशकों में पहली बार ऐसे हालात नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। बाल मजदूरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यूक्रेन, रूस, इजराइल, फिलिस्तीन युद्धों के कारण भी महंगाई ने लोगों की जिंदगी जटिल बना दी है। भूख मिटाने के लिए बच्चों को भी शारीरिक श्रम के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह सच्चाई कि अकेले भारत में 67 लाख बच्चे भूखे पेट सो जाते हैं। यह संख्या सूडान, माली जैसे देशों से भी ज्यादा है। सर्वेक्षक इसे शून्य खाद्य की स्थिति करा देते हैं, जो गंभीर खाद्य असुरक्षा की गहन चिंताएं उत्पन्न करता है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 के मुताबिक इस त्रासदी की जद में काम पर जाने वाले बच्चे और किशोर ही नहीं, बल्कि उसमें 6 से 11 माह के 30%, 12 से 17 माह के 13% और 18 से 23 माह के 8% शिशु भी शुमार है। इस बीच हमारे देश में अल्प पोषण व्यापकता 14.6% से बढ़कर 16.3% हो गई है। ऐसे में कुपोषित बच्चों की निगरानी, उन्हें इस जटिल हालात से उबारने के लिए कोई व्यापक नीति बनाना भी सरकारों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो चुका है। आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में लगभग 60% बच्चे दुग्ध आदि पोषक आहार से वंचित रह जा रहे हैं। बच्चों की भयावह शोषण की एक बड़ी वजह बाल तस्करी भी है। गंभीर मानवीय संकट और शिक्षा की कमी इसकी उच्च दर को हवा दे रही है। मुश्किल तो यह है कि इसका कोई सटीक आंकड़ा मिल पाना आसान नहीं होता। वैश्विक चुनौती बन चुकी बाल मजदूरी के बारे में एक अनुमान के मुताबिक हर साल 20,000 से अधिक बच्चों को तस्करी हो रही है। बच्चों की व्यापक सुरक्षा, तस्करी की रोकथाम, कानूनी प्रवर्तन और पीड़ितों की अपेक्षित सहायता के तकाजे के बावजूद यह तादाद हर वर्ष बढ़ती जा रही है। प्रतिवर्ष कम से कम 3 लाख बच्चे अगवा होते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में बच्चे तस्करों के हाथ लग जाते हैं। मानव तस्करी विरोधी संगठन थार्न की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से हर 13वां बच्चा यौन शोषण में झोंक दिया जाता है। भारत में बाल और किशोर श्रम निषेध अधिनियम के बावजूद बच्चों का एक बड़ा अनुपात मजदूरी में लगा हुआ है। कहने को CLPR अधिनियम किसी भी बच्चे से मजदूरी कराने को गैर कानूनी करार देता है, लेकिन पिछली राष्ट्रीय जनगणना 2011 के मुताबिक देश में 25.964 करोड़ बच्चों में से 1.012 करोड़ भिन्न प्रकार की मजदूरी में पाए गए। विश्व में ऐसे बच्चों की संख्या 21.7 करोड़ से अधिक बताई जाती है। यूनिसेफ और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट बताती है कि पहले की अपेक्षा बाल मजदूरों की तादाद में 89 लाख तक की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार बाल मजदूरी के सबसे अधिक मामले तेलंगाना में दर्ज हो रहा है। असम दूसरे स्थान पर रहा है। ज्यादातर बच्चे ईंट निर्माण उद्योग में कार्यरत पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बाल मजदूर कठोर श्रम कर रहे हैं। भुखमरी और कुपोषण की सबसे बड़ी वजह आर्थिक असमानता, निर्धनता और महंगाई है। प्रभावित आबादी खाद्य पदार्थों के साथ पेयजल और स्वच्छता से भी वंचित होती जा रही है। बढ़ती भुखमरी की दूसरी सबसे बड़ी वजह सरकारी योजनाओं और नीतियों का समुचित रूप से क्रियान्वयन न हो पाना है। विश्व में युद्धों और सूखा, बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने भी इस हालात को कठिन बनाया है। कृषि गतिविधियां छिन्न-भिन्न हुई है। खाद्य उत्पादन का असमान वितरण हो रहा है। भारत में गरीबी और बाल श्रम की स्थिति अब तो भयावह होती जा रही है, जिसके खतरनाक नतीजे बच्चों को भारी शोषण के रूप में सामने आ रहे हैं।
5 किलो राशन पर आश्रित 80-81 करोड़ परिवारों में से ज़्यादातर लोग आर्थिक असुरक्षा, बेरोजगारी, गरीबी और भूखमरी का सामना कर रहे हैं। अधिकतर बाल मजदूर ऐसे ही परिवारों से आते हैं। इस बीच वैश्विक असमानता को रेखांकित करने वाली संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में लगभग 80 करोड़ लोग रोजाना भूखे पेट सो जाते हैं। दूसरी तरफ भोजन की लगभग 1 अरब थालियां बर्बाद कर दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 रिपोर्ट के मुताबिक बीते अकेले एक वर्ष में 1.05 अरब टन भोजन बर्बाद कर दिए गए, जिनमें से करीब 20% खाद्य कूड़े में फेंक दिया गया। आज लाखों लोग जहां भूखे पेट सो जा रहे हैं, बाजार में उपलब्ध खाद्य उत्पादों का लगभग 5वां हिस्सा बर्बाद कर दिया जा रहा है। अब तो बर्बादी वैश्विक त्रासदी बनती जा रही है। यह बर्बादी जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान का भी सबब बन रही है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना सबसे ज्यादा 63.1 करोड़ टन लगभग 60% भोजन घरों से बर्बाद कर दिया जा रहा है। दुनिया के संपन्न लोगों में से हर व्यक्ति वार्षिक कम से कम 2 क्विंटल से ज्यादा भोजन बर्बाद कर देता है। बीते 3 वर्षों से संयुक्त राष्ट्र इस स्थिति पर बारीक से नजर रख रहा है। भोजन की यह बर्बादी संपन्न और विपन्न दोनों तरह के देशों में समान रूप से पाई गई। उच्च मध्यम और निम्न मध्यम आय वाले देशों के बीच प्रति व्यक्ति वार्षिक खाद्य अपशिष्ट दर में केवल 7 किलोग्राम का फर्क देखा गया है, लेकिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच ऐसी बर्बादी में अंतर पाया गया है। मध्यम आय वाले देशों में ग्रामीण आबादी अपेक्षाकृत कम भोजन बर्बाद करती है। संयुक्त राष्ट्र की कोशिश है कि भोजन की बर्बादी 2030 तक 50% कम कर दी जाए। यह लेख बाल मजदूरी के विभिन्न कारणों के बारे में बताती है और उससे निपटने के लिए क्या क्या प्रयास किया जा रहा है, या बाल मजदूरी से निपटने में हम कहाँ तक सफल हुए हैं या कहाँ तक असफल हुए हैं, इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट, परिवारों की शुद्ध बचत 3 साल में घटी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने दी जानकारी। क्या है? देश में परिवारों की शुद्ध बचत 3 वर्षों में 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक घटकर वित्त वर्ष 2022-23 में 14.16 लाख करोड़ रुपए रह गई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी 2024 के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में परिवारों की शुद्ध बचत 23.29 लाख करोड़ रुपए से पहुंच गई थी, लेकिन इसके बाद से इसमें लगातार गिरावट आ रही है। वित्त वर्ष 2021-22 में परिवारों की शुद्ध बचत घटकर 17.12 लाख करोड़ रुपए रह गई है। यह वित्त वर्ष 2022-23 में और भी कम होकर 14.16 लाख करोड़ रुपए 14.16 लाख करोड़ रुपए पर आ गई, जो पिछले 5 वर्षों का सबसे निचला स्तर है। इससे पहले शुद्ध घरेलू बचत का निचला स्तर वर्ष 2017-18 में 13.05 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन यह 2018-19 में बढ़कर 14.92 लाख करोड़ रुपए और 2019-20 में 15.49 लाख करोड़ रुपए का हो गया था। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 2020 से 21 से लेकर 2022-23 के दौरान म्यूचुअल फंड में निवेश लगभग तिगुना होकर 1.79 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो 2020-21 में 64,084 करोड़ रुपए था। शेयरों और डिवेंचर में परिवारों का निवेश इस अवधि में 1.07 लाख करोड़ रुपए से लगभग दोगुना होकर 2022-23 में 2.06 लाख करोड़ रुपए हो गया। आंकड़े बताते हैं कि परिवारों को बैंक ऋण भी इन 3 वर्षों में दोगुना होकर 2022-23 में 11.88 लाख करोड़ रुपए हो गया। यह 2020-21 में 6.05 लाख करोड़ रुपए और 2021-22 में 7.69 लाख करोड़ रुपए था। वित्तीय संस्थान और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की तरफ से परिवारों को दिया जाने वाला ऋण भी वित्त वर्ष 2022-21 में 93,723 करोड़ रुपए से 4 गुना बढ़कर 2022-23 में 3.33 लाख करोड़ रुपए हो गया। वित्त वर्ष 2021-22 में यह 1.92 लाख करोड़ था। नेक्स्ट, इस टॉपिक का इस्तेमाल आप इंडियन इकोनॉमी वाले पक्ष में कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब क्या है? देश में बाढ़ के मामले में पटना सबसे संवेदनशील है। ये टॉपिक बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण
आपदा प्रबंधन आदि में इसका इस्तेमाल हो सकता है। या बिहार से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वहाँ यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्या है? देश में बाढ़ के मामले में बिहार का पटना जिला सबसे संवेदनशील है। यहाँ साल भर में सबसे भीषण बाढ़ आती है। इसके बाद पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र का ठाणे जिला है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं की ओर से तैयार किए गए जिला स्तरीय बाढ़ गंभीरता सूचकांक में यह बात सामने आई है। इस सूचकांक में प्रभावित लोगों की संख्या, बाढ़ की व्यापकता और इसकी अवधि के आधार पर बाढ़ की ऐतिहासिक गंभीरता को ध्यान में रखा गया। शोधकर्ताओं के मुताबिक जिन शीर्ष 10 जिलों में बाढ़ की गंभीरता सबसे अधिक है उनमें पटना नंबर 1 है, सेकेंड स्थान मुर्शिदाबाद है, थर्ड स्थान ठाणे है, चौथा स्थान उत्तरी 24 परगना है, पांचवा स्थान गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, छठा स्थान नागपुर महाराष्ट्र में है, सातवां स्थान गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, आठवां स्थान बलिया गोरखपुर में है, नौवां स्थान पूर्वी चंपारण जिसका मुख्यालय मोतिहारी है और पूर्वी मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल का 10वां स्थान है। सूचकांक रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तराखंड के चमोली में बार बार बाढ़ नहीं आती है, लेकिन कुछ अलग अलग अत्यधिक विनाशकारी बाढ़ की घटनाओं के कारण चमोली को भी इस सूची में रखा गया है। इस शोध में शामिल आईआईटी दिल्ली के सहायक प्रोफेसर मनवेंद्र सहरिया ने कहा कि बाढ़ के सबसे अधिक खतरे का सामना करने वाले 30 जिलों में 17 गंगा बेसिन और 3 ब्रह्मपुत्र बेसिन में। सभी भारतीय नदी घाटी में गंगा बेसिन में सबसे अधिक आबादी है और यह बाढ़ की उच्च आशंका चिंताजनक है। यह प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अब आपसे प्रारंभिक क्वेश्चन परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे अधिक जैविक उत्पादन वाले भारत के शीर्ष 10 राज्य। जैविक उत्पादन भारत में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है। देखिए क्या है, सबसे अधिक जैविक उत्पादन वाले भारत के शीर्ष 10 राज्य 2022-23 के है। सबसे अधिक जैविक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, तीसरा स्थान राजस्थान, चौथा स्थान कर्नाटक, पांचवा स्थान उत्तर प्रदेश, छठा स्थान गुजरात, सातवां स्थान उड़ीसा, आठवां स्थान जम्मू कश्मीर, नौवां स्थान उत्तराखंड, 10वां स्थान केरला। भारत में सबसे अधिक जैविक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है। नेक्स्ट, अब हम मधुमक्खियों के विभिन्न प्रजातियों के बारे में जानेंगे। सब छोटी मधुमक्खी जिनका वैज्ञानिक नाम एपिस फ्लोरिया है, दूसरा जंगली मधुमक्खी जिनका वैज्ञानिक नाम एपिस डोरसेटा है, थर्ड है भारतीय मधुमक्खी जिनका भारतीय नाम एपिस सिराना है। ये प्रारंभिक परीक्षा में पूछ सकता है कि भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस सिराना है। नेक्स्ट है इटालियन मधुमक्खी, इसका वैज्ञानिक नाम एपिस मोलिफेरा है। अब हम जानेंगे मीठी क्रांति क्या है। देखिए, देश में समय समय पर खाद्य पोषण और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक वैज्ञानिक क्रांति है, जैसे हरित क्रांति, मीठी क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति और सिल्वर क्रांति की शुरुआत की गई। मीठी क्रांति क्या है? मधुमक्खी पालन के माध्यम से गुणवत्ता युक्त शहद का उत्पादन करना मीठी क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मीठी क्रांति क्या है, तो मधुमक्खी पालन के माध्यम से गुणवत्ता युक्त शहद का उत्पादन करना मीठी क्रांति कहलाता है। मीठी क्रांति से किसानों को होने वाली आमदनी के साथ साथ फसल उत्पादन के भी अन्य लाभ होते हैं। क्या होता है, तो आजकल पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ करने एवं किसानों की आय बढ़ाने हेतु वैज्ञानिक तकनीक से मधुमक्खी पालन करने पर जोर दिया जा रहा है। कृषि के विविधीकरण के साथ साथ मधुमक्खी पालन द्वारा किसान कम समय और कम लागत में अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा चैनल को अपने मित्रों में भी शेयर करें ताकि उसका लाभ आपके मित्रों को भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।